तो मुझे आप खुद बताएं कि दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन है, क्या ये बहुत ही इनअप्रोप्रिएट सा नहीं है? क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो पार्क को शिफ्ट करने के लिए और सेंचुरीज को और रिजर्व फॉरेस्ट को शिफ्ट करने के लिए कह रहा है, जबकि उनको शिफ्ट नहीं किया जा सकता। दे कैन नॉट बी शिफ्टेड। तो वन भी सेंस क्रिएट नहीं कर रहा, प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल रहा, और सेकंड भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल रहा। तो ये दोनों ही फॉलो नहीं कर रहे। तो जब दोनों ही फॉलो नहीं करते तो आंसर क्या होना चाहिए? दैट नीड्स टू बी डेल्टा इफ नाइदर वन नॉर टू इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। दिस इज व्हाट आई थिंक एंड आई बिलीव। फर्स्ट इज इलीगल एंड सेकंड इज कि ये जो जितनी भी गेम सेंचुरीज हैं और ये जितनी भी बातें वो बता रहा है, दे कैन नॉट बी शिफ्टेड। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू मी। व्हाट डू यू से गाइस? सब एग्री कर रहे हैं तो हम आगे चलें? किसी का कोई क्वेश्चन है? Someone was raising hands. I think so. We are fine with that. Question number 11. A recent study shows that children below 5 die in the cities of the developing countries mainly from diarrhea and parasitic intestinal worms. जी, एक रीसेंट स्टडी ने ये बताया कि चिल्ड्रन बिलो 5 साल से कम उम्र बच्चे वो वफात पा रहे हैं या मर रहे हैं इन द सिटीज ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी सिटीज के अंदर मेनली फ्रॉम डायरिया। डायरिया आपको पता है कि वो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर होता है जिसमें लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, एंड पैरासिटिक इंटेस्टिनल वर्म्स, और जो इंटेस्टाइन के जो वर्म्स होते हैं उनको पैरासिटिक इंटेस्टिनल वर्म्स कहते हैं। और पैरासाइट तो आप लोग मेरे से ज्यादा ही समझदार हैं, बायो पढ़ते हैं, तो पैरासाइट आपको पता ही है जो कि अपने ओन पे नहीं रहता, वो दूसरे की उसके एफर्ट के ऊपर, एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म। खैर, ये तो बातें हो गई। प्रॉब्लम क्या था कि बच्चे मर रहे थे, ठीक है। और किससे मर रहे थे? दो यहाँ पे डिजीजेस मेंशन हैं, दैट इज डायरिया एंड पैरासिटिक इंटेस्टिनल वर्म्स। जी, कोर्स ऑफ एक्शन 1, गवर्नमेंट्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज शुड टेक एडिक्वेट मेजर्स। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको कुछ मुनासिब इक़दाम लेने चाहिए टू इम्प्रूव द हाइजीनिक कंडीशंस इन द सिटीज। जी, बहुत अच्छी सेंस बन रही है। ये दोनों ही बैक्टीरिया, ये दोनों ही डिजीज जो हैं वो अनहाइजीनिक कंडीशंस की वजह से कॉज होते हैं। तो अगर आप हाइजीनिक कंडीशंस की उसके लिए मुनासिब इक़दाम, कुछ एडिक्वेट मेजर्स लेते हैं तो ये मिनिमाइज होगा डेफिनेटली। दिस इज मेकिंग सम सेंस। एट द सेम टाइम आई शुड कंसिडर दिस एज द एप्रोप्रिएट एक्शन। जी, दूसरे पैन, चिल्ड्रन बिलो 5 years in the cities of the developing countries needs to be kept under periodic medical checkup. Now, एक क्या है कि बच्चों की मरने का अमल आ रहा है, तो वो 5 साल से चिल्ड्रन बिलो 5 years in the cities of the developing countries needs to be kept under periodic medical checkup। उनका जो है वो 5 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनका वक्तन फवक्तन पीरियोडिक मेडिकल चेकअप होते रहना चाहिए। वो इस वजह से होते रहना चाहिए क्योंकि जैसे ही उनके अंदर ये बीमारी अगर डायग्नोज की जाए तो उनका फौरी इलाज किया जाए, ठीक है, ना कि हम जो है वो वेट करते रहें और 5 साल की उम्र जब उनकी हो उससे पहले ही वो क्या हो, वफात पा चुके हों। तो हमने क्या करना है? पीरियोडिक मेजर्स लेने हैं। अब पीरियोडिक मेजर्स जब हम लेंगे तो साथ साथ बीमारी डायग्नोज भी होती जाएगी और एट द सेम टाइम उसका सोल्यूशन और रेमेडी भी निकलती जाएगी। तो दूसरा भी क्या है? प्रिवेंटिव मेजर है। पहला भी प्रिवेंटिव। पहला प्रिवेंटिव मेजर क्या कर रहा है? अनहाइजीनिक कंडीशंस को दूर कर रहा है और हाइजीनिक बना रहा है। और दूसरा क्या है? जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे फौत हो रहे थे उनके लिए रेमेडी बताई जा रही है कि उनका वक्तन फवक्तन चेकअप होते रहना चाहिए। Then again, with both of these, and when both of these combine, I would be getting a right solution, appropriate solution. So, इसका right answer eta होगा। That is, if both 1 and 2 are most appropriate. दुआ नहीं, you have a question, बच्चे। दुआ, you can ask your question. जी दुआ, दोबारा हैंड रेज कर लेना। एहसान, क्वेश्चन पूछो बच्चे।
सर इस तरह के क्वेश्चंस में हम ये देख सकते हैं ना, अगर ये हमने आइदर लगाना, आइदर वन और आइदर और या बोथ में, तो हमने ये देखना होता है कि जैसे अब फर्स्ट कंडीशन उन्होंने हमें दे दी और दूसरी दोनों अप्रोप्रिएट है। अगर हम एक को रिमूव कर दें और दूसरी को अगर हम अप्लाई करें, और एक को रिमूव करने से हमारे पास जो जो भी प्रॉब्लम है तो वो दोबारा खड़ी हो जाए, तो मतलब फिर हम आइदर नहीं लगा सकते, आइदर वन और आइदर टू, मतलब दोनों को मस्ट होना जरूरी है। तो जब हम बोथ लगाएंगे, अगर मतलब कि एक का हम कैंसिल कर दें, उसकी जरूरत ना हमें पड़े कि एक से प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, और तो फिर हम आइदर लगाएंगे। तो इस केस में मतलब कि हम या जो हाइजेनिक कंडीशन को अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट है वो इसको इम्प्रूव कर लेती है, तो डिजीज पे मतलब वो काबू पा सकती है। और दूसरा जो पीरियोडिक मेडिकल चेकअप, तो इससे भी वो कर सकती है, और नीचे वाले से भी, अगर दोनों का अलग अलग करें तो जब भी तो डिजीज कंट्रोल हो सकती है ना। नॉट एट ऑल बच्चे, अगर आप ये पहले वाला अगर करते हैं, आइदर वन अलोन के केस में करते हैं, मैं दूसरे को कंसिडर नहीं करता, तो दूसरे को पहले को कंसिडर करने से एडिक्वेट मेजर्स लिए जा रहे हैं हाइजीनिक कंडीशंस के बारे में। तो हाइजीनिक कंडीशंस जब आपके पास आ जाएंगी, तो आप मेक श्योर करते हैं कि 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो इन दोनों बीमारियों से फिर वो नहीं मरेंगे। नहीं सही, मतलब कि मेडिकल चेकअप भी जरूरी है, सही हो गया। डेफिनेटली मेडिकल चेकअप नीड्स टू बी देयर। अगर मेडिकल चेकअप नहीं होगा, हाइजीनिक कंडीशंस ही रहेंगी, तो उसमें ज्यादातर चांसेस तो यही है कि ठीक है वो सरवाइव कर जाएंगे। लेकिन मेडिकल चेकअप ही जब नहीं होगा उनका, तो 5 साल से कम उम्र बच्चे क्या होंगे, वो इसी तरह मरते जाएंगे। प्रॉब्लम तो उधर ही रहा। तो बेसिकली प्रॉब्लम के अंदर ना दो प्रॉब्लम आ रहे थे। एक प्रॉब्लम था कि डिजीज को किस तरह ओवरकम करना है, और दूसरा 5 साल से कम उम्र बच्चों की जो वफात हो रही है उसको किस तरह कंट्रोल करना है। तो वो दोनों को अगर ब्रेक करके देखो, तो दोनों को ब्रेक करके ये दोनों ही सोल्यूशन जब कंबाइन होंगे तो दोनों का राइट आंसर मिल रहा है। समझ आई? यस सर, गॉट इट। ओके, सो आई थिंक सो वी आर इवन ऑन दिस क्वेश्चन नंबर 11। अगर आपको याद हो तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 छुड़वा दिया था, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 2 पे अब आने की बारी आ गई है। वी हैव सीन अल्फा ऑप्शन, बीटा ऑप्शन, वी हैव सीन डेल्टा ऑप्शन, नाइदर की, बोथ की भी हमने एक दो क्वेश्चंस कर लिए। नाउ इट्स हाई टाइम कि हम क्वेश्चन नंबर 2 करें। Now the thing is, Japan is not likely to grant Pakistan request for a $500 million fast disbursing loan for the current year. Courses of action. Pakistan should approach other countries to get a loan. Pakistan should persuade Japan to grant the loan to meet its immediate demand of foreign exchange. सबसे पहले मैं प्रॉब्लम के ऊपर आऊंगा, तो यू कैन सी द प्रॉब्लम। जापान इज नॉट लाइकली टू ग्रांट पाकिस्तान रिक्वेस्ट। नॉट लाइकली का वर्ड यूज किया है उसने। तो नॉट लाइकली का क्या मतलब होता है कि देना पसंद नहीं कर रहा, ठीक है, लोन देना। तो सही तरीके से हाँ भी नहीं की और सही तरीके से ना भी नहीं की। तो जापान इज नॉट लाइकली टू ग्रांट पाकिस्तान रिक्वेस्ट। पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की हुई है $500 मिलियन फास्ट डिस्पर्सिंग लोन की फॉर द करंट ईयर के लिए। तो जापान ने अभी कुछ अपना कोई इजहार राय किया नहीं है सच, लेकिन वो ये चाह रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से हमें ये पता चल रहा है दैट जापान इज नॉट लाइकली टू ग्रांट, ठीक है। तो वो देना पसंद नहीं कर रहा, ठीक है। उसके लिहाज से कोर्स ऑफ एक्शन बताए गए हैं कि पाकिस्तान फिर क्या कर सकता है अगर उसकी बॉडी लैंग्वेज ये रीड हो रही है इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से। पाकिस्तान शुड अप्रोच अदर कंट्रीज टू गेट अ लोन। तो पाकिस्तान ने अगर उसकी बॉडी लैंग्वेज रीड कर ली है, तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? तो दूसरी कंट्रीज के पास जाना चाहिए और अपना लोन अप्रूव करवाना चाहिए, और उसके लिए लोन के लिए रिक्वेस्ट करनी चाहिए, ठीक है। दैट मेक्स सम सेंस। इफ वन कंट्री इज एट द सेम टाइम उसके बॉडी लैंग्वेज ऐसी नहीं लग रही कि वो आपकी मदद करेगा, तो फिर ठीक है, यू कैन गो फॉर द अदर कंट्रीज टू गेट अ लोन convincing it. Second, Pakistan should persuade Japan to grant the loan to meet its immediate demand of foreign exchange. पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? जापान को ही कायल करना चाहिए। जापान को क्यों कायल करना चाहिए? क्योंकि जापान की बॉडी लैंग्वेज ऐसी लग रही है। जापान ने अभी तक अपना इजहार राय नहीं किया। तो अगर उसने अभी तक अपना इजहार राय ही नहीं किया, तो पाकिस्तान की तरफ से एक आखिरी कोशिश हो सकती है कि वो उनको कन्विंस कर सकता है कि प्लीज गिव अस द लोन, और हम उसको टाइम के ऊपर वापस कर देंगे, और फॉर एग्जांपल वो जितना भी इंटरेस्ट उसके ऊपर होगा हम उसके हिसाब से वापस करेंगे।
तो शुड परसुएट जापान, वो परसुएट कायल कर सकता है जापान को टू ग्रांट द लोन टू मीट इट्स इमीडिएट डिमांड, ताकि वो अपनी इमीडिएट डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को फुलफिल कर सके। तो दूसरा भी सेंस बना रहा है। अब यहाँ पे एहसान और एवरीबडी एल्स यू डू द सेम थिंग, कि आप क्या करें, दूसरे के ऊपर अभी फॉर द टाइम बीइंग अगर हाथ रख देते हैं और सिर्फ पहले को देखते हैं कि जापान इज नॉट लाइकली टू ग्रांट पाकिस्तान रिक्वेस्ट, जापान नहीं देना पसंद कर रहा, तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, वो ठीक है अदर कंट्रीज से जाके लोन ले ले। इसी तरीके से आप पहले के ऊपर हाथ रख लो। तो पाकिस्तान शुड परसुएट जापान टू ग्रांट द लोन टू मीट इट्स इमीडिएट डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। पाकिस्तान फिर दूसरा काम क्या कर सकता है, आइदर ये कर सकता है कि वो उसको कन्विंस करने की कोशिश कर सकता है, कायल करने की कोशिश कर सकता है। तो आइदर वन अलोन और आइदर टू अलोन का ये केस है, बेस्ट केस है। अब यहाँ पे आप लोगों के जहन में चल रहा होगा कि हम यहाँ पे बोथ क्यों नहीं कर सकते, राइट? हम दोनों को एड अप करें और फिर हमारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकले। जी, वेरी गुड थॉट। तो यहाँ पे वर्ड लोन का यूज हुआ है, जहन में रहे। लोन क्या होता है, एक तरह की लायबिलिटी होती है कि आप किसी से लोन ले रहे हैं ना, किसी मुल्क से, तो आपने उसको वापस भी करना है और विद इंटरेस्ट वापस करना है। तो इफ आई एड इट, फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान शुड अप्रोच अदर कंट्रीज टू गेट अ लोन। कोई दूसरी कंट्री भी पाकिस्तान को लोन दे देती और पाकिस्तान जो है वो परसुएट करता है जापान को भी लोन देने के लिए, जापान भी कन्विंस हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल अब 500 लोन जो है वो दूसरी कंट्री दे रही है और 500 जो है वो जापान दे रही है, तो कितना हो गया, $1000 मिलियन हो गया आपके पास, विच इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन। तो इतना तो रिक्वायरमेंट ही नहीं थी प्रॉब्लम के अंदर, तो इस वजह से यहाँ पे मैं दोनों को ऐड नहीं करूंगा, पहली चीज। तो आइदर वन अलोन और आइदर टू अलोन का ये केस है। हाँ, अगर मेरे पास क्वेश्चंस के अंदर कुछ स्टैट मेंशन कर दी जाती इन 500 को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कि पाकिस्तान अप्रोच करता अदर कंट्रीज से, तो अदर कंट्रीज से फॉर एग्जांपल 250 या 300 मिलियन मिल जाता और दूसरी कंट्री से 200 मिलियन मिल जाता, देन अगेन दीज आर माय असम्पशंस, आई डोंट वांट टू पुट माय असम्पशंस इनटू इट, लेकिन आपको थोड़े जहन को क्लियर करने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ता है। व्हाट डू यू से गाइस, आइदर यू एग्री और डिसएग्री विद मी। एहसान, क्या थॉट्स है? एहसान किधर रह गए? हेलो, हाँ एहसान। जैसे अग्री कर रहा हूँ मैं आपके साथ, क्योंकि अगर हम मतलब कि हमने देखना होता है इधर में, जब वही लगाना होता है कि अगर एक बल्कि आपने बता ही दिया कि हम दोनों को ले नहीं सकते, अगर लोन लेंगे तो वापस भी तो करना है, तो मतलब इतने पैसे लेके क्या करना है, मतलब हमने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक लोन लेना है, तो अगर एक एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सईदा नूर सबा, यू हैव अ क्वेश्चन। जी बच्चे। सर, आपने लोन लेने की बात की कि एक से अगर 500 और दूसरे से 500 लेंगे तो हमें वापस भी ज़्यादा करने पड़ेंगे। व्हाट इफ हम $250 मिलियन लें एक कंट्री से और दूसरे जापान से भी 250, तो ऐसा हो सकता है? These are your opinions. Your opinions cannot be the course of actions. हमें उसके अकॉर्डिंगली ही चलना है। ये मैंने बाय द वे बात की है, हमें नहीं पता। मैं आपकी बात से आगे कंटिन्यू कर रही हूँ, इसलिए मैंने पूछा। हाँ जी, अगर स्टैट्स मेंशन कर देता तो आई वुड गो विद देन बोथ ऑफ दीज, यानी मुझे दोनों को ऐड करना पड़ता, और दोनों को ऐड करके अगर मेरा ये 500 मिलियन का पूरा जो लोन का एक अमाउंट है, अगर ये पूरी हो रही होती तो दैट इज क्वाइट ऑब्वियस कि मुझे उन दोनों को ऐड करके जाना चाहिए, देन इट विल बी पॉसिबल। यस, आई डोंट माइंड दैट। ठीक है सही ना? ओके जी, थैंक यू। वेलकम। सुमैया, यू हैव अ क्वेश्चन। जी सुमैया, क्वेश्चन कीजिएगा। सर, मैं आपके दोनों पॉइंट से एग्री कर रही हूँ सर, लेकिन अगर सेकंड पॉइंट पे सर अगर देखा जाए कि अभी उसने जापान ने सही से ना नहीं की, कभी मैं नहीं दे रहा सर, अभी उसको परसुएट किया जा सकता है सर, तो ये सेकंड ऑप्शन अगर हम कहें कि ज्यादा बेस्ट है। नहीं, तो अभी उसने सही से ना नहीं की, सही से हाँ भी तो नहीं की ना। तो सही से अगर ना नहीं की तो इस वजह से सही से हाँ नहीं की, ना नहीं की सॉरी, तो उस वजह से हम दूसरे के ऊपर जा रहे हैं। क्या हम उसको हाँ के लिए कन्विंस कर सकते हैं?
और अगर सही से ना नहीं की तो फिर अंदेशा ये है कि वो ना कर भी तो सकता है। तो इस वजह से हमने दोनों ही कोर्स ऑफ एक्शन को आइदर के ऊपर रखा है। Yes, sir, I understand. Thank you. ओके, 7 क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये सर, बस आपने जो बात की थी उसमें ऐड करना चाहूंगा कि आपने वही बताया ना, इधर में अगर एक चीज अलोन हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है तो 1 Yes. और 2 अब हम अलग अलग देखें तो वो सेपरेटली हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो फिर वो जी। इधर में हमारा आ जाएगा। हाँ, तो इधर ही राइट आंसर है इसका। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि मैं आपकी उस बात में ऐड कर रहा था, वो मैं कहता कि आप वो मतलब मुझे तो उसकी लॉजिक ठीक लग रही है इधर की। हाँ जी, इधर इज द राइट आंसर। हम आगे मूव करना चाहिए हमें, ठीक है। ओके, वी शुड बी मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चन इसके करवा दूं और फिर जितने भी रिमेनिंग आज के लेक्चर के बाद रह जाएंगे वो फिर आप अपने एंड पे उसको सॉल्व करेंगे। जो नहीं होंगे वो फिर मेरे से पूछ लीजिएगा स्ट्रेट अवे। Question number 12. A large number of people visiting Pakistan from country X have been tested positive for carrying viruses of a killer disease. तो काफी लोग जो पाकिस्तान विजिट कर रहे हैं कंट्री एक्स से have been tested positive, उनकी जो रिपोर्ट्स एंड टेस्ट हैं वो मुस्बत आ रहे हैं और फॉर कैरिंग द वायरसेस ऑफ अ किलर डिजीज, और ये किलर डिजीज कैरी कर रहे हैं बेसिकली अपने साथ। दिस वाज द प्रॉब्लम। आयशा, you want to say something? सर मैंने क्वेश्चन नंबर 10 का पूछना था, सेकंड जो आपने उसकी जो है ना एक्शन ऑफ उसका बता दें कि हाँ, उसको इनअप्रोप्रिएट किया था ना, क्योंकि आपके पास नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज और रिजर्व फॉरेस्ट इनको शिफ्ट नहीं किया जा सकता। वो हमें शिफ्ट करने के लिए कह रहा है कि गवर्नमेंट से कहो कि उनको शिफ्ट करें, तो पार्क्स को शिफ्ट किया जाता है। जी आयशा। सर मैंने कहा ये पॉसिबल नहीं है इनको शिफ्ट करना। Obviously, it is not possible. This is impractical. This is illogical. आप पार्क्स को उठा के किधर से लेकर जाएंगे? मतलब एक साइड से पार्क को पकड़ेंगे, दूसरी साइड से पार्क को पकड़ेंगे और जाके शिफ्ट कर देंगे। This is your imagination. हाँ, this could be your imagination, but real life में ऐसा नहीं होता। सर इमेजिनेशन में नहीं है। हाँ। ओके सर। ओके, टेक केयर। जी जा रहा हूँ नीचे जा रहा हूँ। जी ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। A large number of people visiting Pakistan, बहुत ज्यादा लोग पाकिस्तान विजिट कर रहे हैं कंट्री एक्स से, have been tested positive, टेस्ट उनका मुस्बत आया है, पॉजिटिव आया है। किस वजह से पॉजिटिव आया है? फॉर कैरिंग अ वायरसेस ऑफ अ किलर डिजीज, बहुत ही जी किलर डिजीज का वायरस उसके अंदर वो कैरी कर रहे हैं जी लोग। Courses of action. The government of Pakistan should immediately put a complete ban on people coming to Pakistan from country X, including those Pakistanis who are settled in country X. जी पूरे का पूरा बैन लगाया जा रहा है। बहुत ही एक एक्सट्रीम और हार्श डिसीजन लिया जा रहा है। चलें फिर भी देखते हैं, कंसीडर करते हैं, दोबारा पढ़ते हैं। पाकिस्तान शुड इमीडिएटली पुट अ कंप्लीट बैन, इमीडिएटली बैन लगा देना चाहिए ऑन पीपल कमिंग टू पाकिस्तान, जो पाकिस्तान आ रहे हैं कंट्री एक्स से, और साथ में उन पाकिस्तानियों के ऊपर भी लगा देना चाहिए जो कि सेटल्ड हैं, रिहाइश पजीर हैं, कहां पे? कंट्री एक्स के अंदर। सेकंड वन इज द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शुड इमीडिएटली सेट अप डिटेक्शन सेंटर्स। अच्छा, उनको डिटेक्शन सेंटर्स बनाने चाहिए एट ऑल इट्स एयरपोर्ट्स एंड सी पोर्ट्स, जहां जहां से कंट्री एक्स से लोग आ सकते हैं वहां पे उनको डिटेक्शन सेंटर्स बना के दे दें भाई, टू आइडेंटिफाई एंड क्वारंटाइन दोज हु आर टेस्टेड पॉजिटिव, ताकि उनकी आइडेंटिफिकेशन हो सके और एट द सेम टाइम उनको क्वारंटीन किया जा सके जो कि पॉजिटिव आ रहे हैं। ठीक है, क्वारंटीन मतलब आइसोलेशन में किया जा सके। तो देखिए जरा दूसरा बहुत अच्छी सेंस बना रहा है कि जो जो लोग पाकिस्तान विजिट करना चाहते हैं कंट्री एक्स से, ठीक है, उनको साथ ही आप उनके सी पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स के ऊपर डिटेक्शन सेंटर बनाएं, और अगर उनके अंदर ये वायरस ऑफ अ किलर डिजीज पाया जा रहा है तो ठीक है, उनको क्वारंटीन करवा दो भाई। अगर उनकी आइडेंटिफिकेशन हो रही है तो उनको क्वारंटीन करवा के फिर उसके बाद जो भी वो अपने अजीजों अकारिब से मिलना चाहते हैं चले मिल लें। तो दूसरा मुझे बहुत अच्छा प्रिवेंटिव मेजर लगा है। ठीक है, पहले को अगर मैं देखूं तो द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शुड इमीडिएटली पुट अ कंप्लीट बैन लगा दें। तो उसने ऊपर लार्ज नंबर के लिए कहा,
तो लार्ज नंबर की वजह से मैं सारे के सारों के ऊपर बैन लगा दूं, पूरी कंट्री एक्स के ऊपर बैन लगा दूं, तो अब कंट्री एक्स में जो कुछ मतलब लार्ज नंबर को छोड़ के कुछ जो लोग स्टिल बच गए हैं फॉर एग्जांपल, तो वो नॉन अफेक्टेड है, ठीक है, फर्ज कर लेते हैं। तो नॉन अफेक्टेड लोगों के ऊपर बैन लगाना वो मुझे थोड़ा सा मुनासिब नहीं लग रहा। बाकी दूसरा मुझे थोड़ा बहुत लग रहा है साउंड क्रिएट कर रहा है। चलें फिर भी देखते हैं, आप लोग मुझसे डिस्कस करते हैं। नाहिल हामिद, यस सर देखिए जो सेकंड में लिखा हुआ है तो सारों जो इंक्यूबेशन पीरियड के स्टार्ट में तो उनका पॉजिटिव भी तो नहीं डिटेक्ट होता ना टेस्ट। सॉरी मुझे समझ नहीं आई आपकी बात। सर एक इंक्यूबेशन पीरियड का भी तो कॉन्सेप्ट है ना कि इंक्यूबेशन पीरियड के स्टार्ट में जो है वो पॉजिटिव नहीं डिक्लेयर होते हैं, तो इस तरह तो फिर अगर उनको उस वक्त वहाँ से निकाल दिया जाए लेकिन 15 मतलब 10 to 14 डेज के बाद उनमें फिर से सिम्टम्स आ जाए और वो पॉजिटिव डिटेक्ट हो जाए, तो फिर सर फिर तो नुकसान है ना कि आपने फ्लाइट्स भी नहीं ब्लॉक की और वो वाले लोग भी निकल गए वहाँ से। अगर फॉर द टाइम बिंग हम फ्लाइट्स भी ब्लॉक कर दें। नहीं ये मुझे समझ नहीं आई। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब एक बंदे का टेस्ट हुआ है और टेस्ट होने के बाद ये जब वायरस एंटर सर जब बॉडी के अंदर वायरस एंटर होता है तो फौरन ही वो सिम्टम्स तो नहीं शो करता, ना ही वो फौरन पॉजिटिव डिक्लेयर हो सकता है। अभी हमने कोरोना वायरस में भी ये सब कुछ देखा है ना कि एटलीस्ट 14 डेज उनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उसके बाद सिम्टम्स शो होते हैं, उसके बाद पॉजिटिव डिक्लेयर होता है, तो मतलब पॉजिटिव डिटेक्ट होता है, उससे पहले पॉजिटिव नहीं। ये कहाँ लिखा हुआ है कि ये इसको कोरोना वायरस से रिलेट करो? सर लेकिन सारे वायरसेस के साथ इंक्यूबेशन पीरियड तो सब वायरसेस के साथ लिंक्ड है ना। अच्छा ठीक है, मैं मान लेता हूँ, ये बायो में आप लोग पढ़ते होंगे, मेरे से ज्यादा समझदार हैं। तो सबके अंदर वायरसेस इसी तरीके से होता है कि जी 14 डेज के बाद वो अपना जो है वो रिएक्शन स्टार्ट करना शुरू करता है, या विद इन द 14 डेज का वो साइकिल होता है, उसके अंदर वो स्टार्ट करता है। तो वो जो उनकी जो आइडेंटिफिकेशन है, जो टेस्ट किया जा रहा है, मैंने उसके साथ रहना है, ठीक है। तो मैं इसको अगर वो उस वक्त नेगेटिव डिटेक्ट हो जाता है लेकिन 5-6 दिन बाद पता लगता है कि वो लोग पॉजिटिव थे, लेकिन अब वो लोग निकल चुके हैं, मतलब पता नहीं वो कितने लोगों से मिल चुके हैं और कितने लोग मतलब अफेक्टेड थे, वो तो कैरियर्स थे वो, तो अब क्या हो सकता है सर? ठीक है, मैं टोटली आपसे एग्री कर रहा हूँ, और लेकिन स्टिल आप इसके अंदर अपने ओपिनियंस लेकर आ रही हैं। आपके ओपिनियन ये है कि वो वायरस इस तरह का हो सकता है, उस तरह का हो सकता है। तो देखिए ये मैं तो फैक्ट है ना इंक्यूबेशन पीरियड वाला, जिसमें असम्पशन तो फिर कोई नहीं है। अब इंक्यूबेशन पीरियड के लिए अगर ये फैक्ट है तो फिर ये सारे वायरसेस के लिए फैक्ट होता है। मतलब मैं सारे अगर वायरसेस के साथ ही होता है मेरे तो ख्याल से। सारे वायरसेस के साथ होता है। सर मेरा तो यही ख्याल है, मेरे ख्याल सारे वायरसेस नहीं आप मतलब वन फॉर ऑल करें ना, मतलब मैंने किसी चीज का अगर टेस्ट करवाना है तो मैं क्या करूं, 15 दिन का इंतजार करूं और फिर जाके टेस्ट करवाऊं, फिर ताकि पॉजिटिव आऊं। सर वो इसीलिए तो कह रहे थे कि 15 दिन आप उनको मतलब आप थोड़े दिन उनको क्वारंटीन ही रखें, उसके बाद टेस्ट करें, क्योंकि अगर वो कैरियर्स थे भी ना मतलब 15 दिन बाद फिर पता लग जाएगा, कंफर्म हो जाएगा सही से। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि आप फौरन ही चेक करें और अगर तो वो हैं पॉजिटिव तो क्वारंटीन कर ले, नहीं तो फिर उनको जाने दें। मतलब मैं इसको इसी लिहाज से, मैं तो अब बायोलॉजी का मैंने ना पढ़ा है कुछ, ना ही मैं इतना नॉलेज रखता हूँ। मेरे लिहाज से, एक ले मैन के लिहाज से अगर मैं देखूँ ना इसको, तो मेरे ले मैन के लिहाज से क्या है भाई कि अगर दे आर कैरिंग द वायरसेस ऑफ अ किलर डिजीज, और ऊपर प्रॉब्लम में वो कह रहा है कि दे हैव बीन टेस्टेड पॉजिटिव, वो पॉजिटिव आ रहे हैं फॉर कैरिंग द वायरसेस ऑफ अ किलर डिजीज। तो वायरसेस ऑफ अ किलर डिजीज के अगर वो कैरियर्स हैं, तो उनका जब मौके के ऊपर एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट्स के ऊपर जब टेस्ट लिया जाएगा तो डेफिनेटली दे कम आउट टू बी पॉजिटिव। अब उसके अंदर वो टेस्ट फेक हो सकता है, या उसको 14 डेज के बाद करना चाहिए, विद इन 14 डेज उसको मॉनिटर करना चाहिए। ये मुझे थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट सा लग रहा है, पर इसके ऊपर मजीद बात करते हैं। मनाहिल, ओके सर मैं यही कहना चाहूंगा, इस एट फर्स्ट ग्लांस हमें ना जो कोर्स ऑफ एक्शन नंबर 1 है वो हमें एक्सट्रीम लगता है, लेकिन उसने बीच में कहा इंक्लूडिंग दोज पाकिस्तानीज हु आर सेटल्ड इन कंट्री एक्स। तो जो सेटल्ड है उनके पास तो घर शहर का कोई मसला भी नहीं, वो वहां पे रह रहे हैं। दूसरा उन्होंने जो बिल्कुल फर्स्ट स्टेटमेंट है, अगर उसमें ये लिखा था कि अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग पाकिस्तान, तो तब सेंस बनती है कि सबको हम बैन ना करें। लेकिन अगर हम बात करेंगे 75 या 80% बंदा आ रहा है, वो पॉजिटिव आ रहा है, फिर तो सर पूरा बैन लगाना एक इलॉजिकल डिसीजन नहीं है मेरे ख्याल में, क्योंकि अगर माइनॉरिटी होती फिर तो आप नहीं सबको उस तरह कंसिडर कर सकते।
लेकिन दे आर कैरिंग वायरसेस ऑफ अ किलर डिजीज। अगर वो किलर डिजीज का इवन दो वायरस है भी, तो पहला इमीडिएट इम्पैक्ट क्या होना चाहिए कि उनको पॉजिटिव अगर वो आ रहे हैं तो उनको क्वारंटीन करना चाहिए। भाई उनको क्वारंटीन करवा दो आप अपने खर्चे के ऊपर। तो लेकिन सर आप उधर ऑपोजिट लिखा है ना, आइडेंटिफाई एंड क्वारंटाइन दोज हु आर टेस्टेड पॉजिटिव। आपने अभी जो बोले वो आपने कि क्वारंटीन करो फिर अपने खर्चे पे और फिर टेस्ट करो। नहीं ऑपोजिट बात लिखी है। ओहो नहीं, ये तो ऑब्जर्व बात नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर मैंने बात की है कि पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसके ऊपर ये एक्शन ले। मेरे नजदीक ये बन रहा है। अब ऊपर वाले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अगर देखा जाए तो मेरा सिर्फ ये कंसर्न है कि नॉन अफेक्टेड उसके अंदर से जो आ रहे होंगे, तो नॉन अफेक्टेड का क्या कसूर है, उनको क्यों बैन अगर किया? स्मॉल नंबर होता तो फिर हम ये आर्ग्यूमेंट लास्ट पे थे कि मतलब मेजॉरिटी तो अनइफेक्टेड है, लेकिन उसने लार्ज नंबर स्पेसिफाई किया ना कि अगर आपके पास मेजॉरिटी ही बीमार है तो फिर तो एक अच्छा कोर्स ऑफ एक्शन अपनी कंट्री की हेल्थ एंड सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए ये बैन लगाया जा सकता है। अच्छा चलो, अब मैं यहाँ पे थोड़े से अपने ओपिनियंस ले आता हूँ। What was COVID-19? That was a pandemic, isn't it? तो वो ग्लोबली उसने अफेक्ट किया था एक पूरे वाइड ज्योग्राफिकल एरिया को। ठीक है। There is a difference between a pandemic and epidemic, right? लेकिन सर एपिडेमिक और पेंडेमिक में फर्क क्या है? पेंडेमिक ये है कि वो दूसरे मुल्कों में फैल गया, एपिडेमिक ये है कि नहीं मतलब उसी मुल्क में नया फैले। तो आपने एपिडेमिक और पेंडेमिक बनाना क्यों है? एपिडेमिक में रहने दे, पेंडेमिक ना बनाए। हाँ, मैं तो पेंडेमिक बनाना ही नहीं चाह रहा, मैं तो एपिडेमिक ही कहना चाह रहा हूँ। इफ इट इज एपिडेमिक बिटवीन द टू कंट्रीज, तो टू कंट्रीज का यही होना चाहिए कि बैन नहीं करना चाहिए एटलीस्ट इसके ऊपर, नॉन अफेक्टेड को आने देना चाहिए। सर एपिडेमिक है ना, दूसरी कंट्री में फ्लाइटें ना आना शुरू हो जाएंगी, अगली कंट्री में बीमार, फिर पेंडेमिक बन गया। हाँ, पेंडेमिक बन जाएगा, बट यू नीड टू फोकस ऑन द प्रॉब्लम्स, ठीक है, नॉट which is happened in our real life scenarios, जो कि 2020 में होता रहा है इस तरह। हाँ, मैं मानता हूँ यूएई और इनको तमाम को बैन किया गया है, लेकिन मैं कोर्सेज ऑफ एक्शन के लिहाज से आपको ये सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ बच्चों कि हार्श एक्शंस को अवॉइड करना चाहिए। इवन इफ इट इज द अगर लार्ज के लिए भी बात हुई है तो देयर आर सम ऑफ द पर्संस हु वांट्स टू कम टू पाकिस्तान, so they might be non-affected. So with respect to non-affected, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि non-affected को बैन नहीं करना चाहिए। That's it. I rest my case. एहसान। सर आई अग्री विद यू, क्योंकि आपने कहा कि उन्होंने कहा कि जो साथ ये बात कर रहा था कि लार्ज जो है वो जो इफेक्ट हो गए हैं, तो उसमें से स्मॉल पार्ट वो भी तो है ना जो अनइफेक्टेड है, हम उनके लिए तो हार्श डिसीजन नहीं ले सकते। अगर और वो जो दूसरी मिनाहिल ने कहा था कि इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उन्होंने हमें इधर स्पेसिफाई नहीं किया कि हम कोविड-19 की बात करें किसी और की। कुछ वायरसेस मैंने भी सर्च किया, कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो फौरन अपना इफेक्ट शो करवाते हैं, जरूरी नहीं कि वो उनका कोई इंक्यूबेशन पीरियड हो। यही तो मैं उससे मिनाहिल से पूछ रहा था कि मतलब आप वायरसेस, क्या तमाम वायरसेस के ऊपर ये बात कर रही हैं कि वो वायरसेस ऐसे होते हैं कि जो कि अपना इम्पैक्ट जो है बाद में दिखाते हैं? कुछ वायरसेस नो सर, मैंने भी सर्च किया तो कुछ जो डीएनए वायरसेस होते हैं, लाइक कुछ वायरसेस फौरन अपना जैसे वो बॉडी में एंटर होते हैं तो वो अपना जो इफेक्ट या सिम्टम्स शो करना शुरू कर देते हैं। तो अगर उस लिहाज से उन्होंने अभी हमें शो नहीं किया कि हम कोविड की ही बात करें, हम कोई भी वायरस हो सकता है, तो इस लिहाज से तो फिर सर 2 ही एप्रोप्रिएट होगा, मोस्ट 1 हम नहीं करेंगे। मैं भी सिर्फ 1 को इस वजह से अवॉइड करना चाह रहा था कि नॉन अफेक्टेड को बैन नहीं करना चाहिए। नॉन अफेक्टेड का क्या कसूर है उसके अंदर, उनके लिए हार्श डिसीजन हो जाएगा, इस वजह से मैं उनको बैन नहीं करना चाह रहा था। तो बस चलो और देख लेते हैं। सुमैया, क्वेश्चन जल्दी करो, आगे 12 क्वेश्चन तक पहुंचे हैं सिर्फ अभी हम। सर मैं यही आपकी बात ही कह रही थी कि सही किया कि वहाँ अब सब लोग ये सोच रहे हैं कोविड-19 को सर मोस्टली पीपल सर इसके लिहाज से आंसर दे रहे हैं, अभी यहाँ पे कोई वायरस स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, तो सर बी ही ज्यादा बेहतर होगा। बी ज्यादा बेहतर होगा। मैं हार्श डिसीजन नहीं लेना चाह रहा, मैं आप लोगों को यही समझाना चाह रहा हूँ कि योर ओपिनियंस, योर assumptions, योर कंक्लूजन्स व्हिच हैपेंड इन द रियल लाइफ दैट कुड नॉट बी द कोर्सेज ऑफ एक्शन। You are basically relating with the real life. You need to focus on the 2 of the actions which are mentioned.
and try to avoid those harsh decisions. That's what I want to make you understand. यस सर। सर एक ले पर्सन के लिए तो यही ज्यादा बेहतर है कि वो सेकंड ऑप्शन को चूज करे। सर हर एक ने बायो नहीं पढ़ी हुई ना, इस वजह से। हाँ जी, मैंने नहीं पढ़ी भी। ओके, समझ गया, थैंक यू। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपकी ये बहस नहीं खत्म होने वाली। फहद जी, फहद सर मेरा साद ने पूछ लिया है। पूछ लिया है तो फिर हैंड लो कर दो ना। सॉरी। एहसान कुछ कहना है? नो सर, वो सॉरी गलती से ऊपर हो गया था। साद अजीज, यू हैव अ क्वेश्चन। सर मेरा ये सवाल था कि देखिए अब इसमें लिखा वायरल डिजीज, अब आप जितना भी उसका बेशक टेस्ट करें वगैरह करें, लेकिन अब मैटर ऑफ टाइम वो फैलेगा कंट्री में, मतलब वो ट्रांसमिट होगा फ्रॉम डॉक्टर टू पेशेंट टू सो ऑन। तो सर आप बेशक टेस्ट कर लें लेकिन वो फैलेगा तो सही, आप लेकर आएंगे उसको और फिर वो बात तो होगी, थोड़ा कांटेक्ट तो होगा जिसमें वो फैलने का चांस है। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग, हम क्वारंटीन कर तो रहे हैं। सर मैं कह रहा हूँ क्वारंटीन आप बेशक करें लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी फैलेगा। बात की बात में देखी जाएगी साथ फिर। सर इमीडिएट बाद में फिर वो किलर डिजीज है, फिर सोच लें। देखें, इमीडिएट इम्पैक्ट के लिहाज से देखा जाए ना तो इमीडिएट इम्पैक्ट तो यही कहता है कि क्वारंटीन किया जाए। तो इमीडिएट इम्पैक्ट के लिहाज से हमने ठीक कर दिया भाई। अब उसके बाद क्या लेकिन यहाँ पे तो कोई मेंशन नहीं है कि इमीडिएट है, और ये चीजें तो मतलब कि इमीडिएट होती भी नहीं है, तो थोड़ा लॉन्ग टर्म में होती हैं। तो हमने वो दूसरे लोगों को भी तो देखना है ना, जो स्मॉल है, स्मॉल अमाउंट में जो अब अगर हम बैन ही कर देंगे तो जिनको नहीं है उनका भी तो नुकसान होगा। तो अगर हम क्वारंटाइन कर रहे हैं कुछ लोगों को, तो जिनमें से जिनको होगा उनको हम दोबारा वापस भेज देंगे, जिनको नहीं है उनको रख लेंगे। तो इतना तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। 100% एफिशिएंसी तो की नहीं आती ना। लाइक मैंने यही कहा कि कोर्सेज ऑफ एक्शन जो है वो ट्राई टू मिनिमाइज द प्रॉब्लम, और हमारी कोशिश तो यही होगी कि हम ग्रेटर एक्सटेंट तक उसको लेकर जाएं, लेकिन ग्रेटर एक्सटेंट में करते करते हमारी ये कोशिश नहीं होनी चाहिए कि हम मजीद प्रॉब्लम्स को राइज कर दें। या फिर सर ग्रेटर एक्सटेंट में तो यही होगा कि हम लोग पाकिस्तान की पॉपुलेशन को बचाए ना। तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन बचाए, और जो स्मॉल जो वो माइनॉरिटी है उसको हम लोग इग्नोर करें, ताकि जो मेजर पॉपुलेशन है उससे हम लोग बचा दें वायरस से, क्योंकि वही कंट्री में एंटर हो गया फिर तो वो फैलेगा। कंट्री में अगर वो कैरिंग वायरसेस ऑफ अ किलर डिजीज, तो वायरसेस अगर वो कैरी कर भी रहा है तो मुझे एक बात समझाओ, बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, ये तमाम वायरसेस इस तरह होते हैं कि जो कि मतलब कम्युनिकेट हो जाते हैं, इसी तरीके से फैल जाते हैं? सर तमाम तो नहीं होते, लेकिन अब अगर इस सवाल के हिसाब से अगर देखा जाए फिर तो उसमें वो टेस्ट करने का फायदा ही नहीं है ना। फिर तो अगर वो किसी को बीमारी है तो वो उसको अपनी बीमारी है, तो अगर वो सवाल से पता चल रहा है कि वो ट्रांसमिटेबल है। ट्रांसमिटेबल है, हाँ ठीक कह रहे हैं, क्योंकि तभी तो हम उसको क्वारंटीन करना चाह रहे हैं। जिस तरह जी सर, तभी तो कर रहे हैं। हाँ, जिस तरह पीछे मलेरिया का जिक्र हुआ था, तो मलेरिया ट्रांसमिटेबल नहीं था, उसको ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता अनलेस और अनटिल उसके अंदर वो मॉस्किटो का वो ना। बहरहाल यहाँ पे मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ कि इमीडिएट इम्पैक्ट के लिहाज से सेकंड के अंदर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शुड इमीडिएट सेट अप द डिटेक्शन सेंटर्स, उसको डिटेक्शन सेंटर करने चाहिए, ठीक है, कंट्री एक्स के लिए। अब बेहतरीन यही है, बाकी मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट वाला जो है वो अल्टीमेटली वुड बी अ हार्श डिसीजन फॉर दोज हु आर नॉन इन्फेक्टेड, दैट्स इट। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 13, दैट्स इट। Question number 13 says, courts take too long in deciding important disputes of various departments. जी, कोर्ट्स बहुत ज्यादा टाइम ले लेती है फैसले देने में कुछ अहम डिस्प्यूट्स के और कुछ वेरियस डिपार्टमेंट्स के। कोर्सेज ऑफ एक्शन, कोर्ट्स शुड बी ऑर्डर्ड टू स्पीड अप मैटर्स। जी ठीक है, कोर्ट्स को ऑर्डर किया जा सकता है, देयर आर सम ऑफ someone which are above the courts, तो ठीक है, कोर्ट्स को ऑर्डर किया जा सकता है। अगर कोई ऑर्डर कर सकता है तो ठीक है, आप कर दें उसको कि आप अपने मैटर्स को स्पीड अप करें, क्योंकि हमें तो हमारे बैक ऑफ द माइंड ये चलता है कि कोर्ट्स के अंदर मतलब कोई फैसला चला जाए कोर्ट के पास तो बस फिर तारीख पे तारीख ही चलती रहती है, तो उनको स्पीड अप करने चाहिए भाई, जल्द से जल्द फैसले करने चाहिए।
Second one is special powers should be granted to officers to settle disputes concerning their department. अब यहाँ पे ये दूसरा जो है वो ये कह रहा है कि कुछ खास पावर्स ग्रांट होनी चाहिए उन ऑफिसर्स को, ताकि वो अपने जो डिस्प्यूट्स हैं वो सेटल कर लें अपने ही डिपार्टमेंट के अंदर। तो अगर कुछ स्पेशल पावर्स अगर आप ग्रांट कर देते हैं ऑफिसर्स को कि वो अपने जो डिस्प्यूट्स हैं अपने डिपार्टमेंट में ही कर लें, तो जाहिर सी बात है कि वो कोर्ट्स के पास नहीं जाएंगे, वो अपने डिस्प्यूट्स को अपने डिपार्टमेंट तक ही खुद ही मैटर रिजॉल्व कर लेंगे और उनके फैसले ले लेंगे। तो जब उनके फैसले ले लिए जाएंगे तो दिस वुड क्रिएट अ इम्पैक्ट कि कोर्ट्स फिर जो हैं वो स्पीड अप हो जाएंगे अल्टीमेटली अपने डिसीजंस लेने में। और फिर साइमल्टेनियसली कोर्ट्स को अगर ऑर्डर कर दिया जाए कि अपने मैटर्स को स्पीड अप करें, तो डेफिनेटली इससे भी और क्या होगी, तेजी आ जाएगी, क्योंकि उसने कहा है कोर्ट्स टेक टू लॉन्ग। ठीक है, तो अगर वो टू लॉन्ग कह रहा है तो उसके लिहाज से हमें फिर जो सोल्यूशन है वो भी थोड़ा सा ग्रेटर एक्सटेंट में प्रोवाइड करना पड़ेगा कि एक तो कोर्ट्स का बर्डन हमें कम करना पड़ेगा जो कि दूसरे के अंदर हो रहा है, और कोर्ट्स को भी जो बड़ा अपने आप को इंडिपेंडेंट समझती हैं कि उनको कोई पूछने वाला नहीं है, तो उनको भी ऑर्डर होने चाहिए कि आप अपने मैटर्स को भाई स्पीड अप करो। तो अगर हम दोनों को अगर एड अप करते हैं तो दिस विल क्रिएट लॉट मोर इम्पैक्ट, आई थिंक सो, बिकॉज वर्क इन कोर्ट्स नीड्स टू बी स्पीडेड अप, राइट। तो उसके लिए मोर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कैन बी रिजॉल्व एट लोअर लेवल इटसेल्फ। जब ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो लोअर लेवल के ऊपर रिजॉल्व की जाएंगी इटसेल्फ, तो उससे होगा क्या, दैट विल प्रोवाइड स्पीडी जस्टिस टू द पीपल। तो आई एम थिंकिंग काइंड ऑफ दिस वे। जी हाँ शबीर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हर ह्यूमन बीइंग की अपनी एक थिंकिंग होती है, हर एक का अपना सोचने का अलग नजरिया होता है, तो पीएमसी इसको किस लिहाज से सही गलत करेगी? यानी मतलब कि उनका अपना नजरिया होगा सोचने का, तो हमारा अपना नजरिया होगा सोचने का। तो आप नजरिए की बात कर रही हैं? जी सर, मतलब हर इंसान के अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, कोई कुछ एक्शन देगा, कोई एक्शन देगा, कोई इसको कोई हार्श डिसीजन ले लेगा, तो मतलब जो ज्यादा मतलब पीएमसी किस बेस पे फिर इसको मार्क्स देगी? पीएमसी उसी बेस पे मार्क्स देगी जो कि उनके लिहाज से अप्रोप्रिएट होगा, और जो जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ इसी लिहाज से मार्क्स देगी। जो कि इसके अंदर देखें, अगर इसके अंदर कोर्सेज ऑफ एक्शंस के अंदर अगर कोई शॉर्टकट ट्रिक्स होती जिसके अंदर अगर हमें थोड़ा सा पता चल जाता तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करता। अब ऐसा जिसके अंदर कोई शॉर्टकट और ट्रिक्स तो है ही नहीं कि जिससे स्ट्रेट अवे पता चल जाए कौन सा एक्शन लेना है कौन सा नहीं लेना, या दोनों ले लें या दोनों में से कोई आइदर वाला केस है, तो वो तो लाजमी मैं आपके साथ शेयर करता। ये टोटली वर्बल बेस्ड है। अब वर्बल बेस कैसे होगा? वो डिस्कशन से और आर्ग्यूमेंट से और जितने भी जरा आप लोग करेंगे उसकी क्रॉस क्वेश्चनिंग से होगा, और कीपिंग द फैक्ट के बैक एंड के ऊपर जो हमारे जो की पॉइंट्स चल रहे हैं उसको भी इनकॉर्पोरेट में करता जा रहा है। तो जब उनकी इनकॉर्पोरेशन होगी तो वो आपका एक थॉट प्रोसेस बिल्डअप होता जाएगा। तो फिर जो आपका आइडियोलॉजी है, आपका नजरिया है, वो आपका नजरिया फिक्स नहीं रहेगा, उस नजरिए को फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा अगर कोर्सेज ऑफ एक्शन के क्वेश्चन करने हैं तो। फॉरगेट अबाउट पीएमसी, पहले कोर्स ऑफ एक्शन पे फोकस करो। ओके, थैंक यू। ओके सर जी नूर। सर मुझे तो चार्ली लग रहा है इसका आंसर, क्योंकि अगर हम एक भी चीज करेंगे तो उससे हमारा काम बन जाएगा। मतलब गिव मी अ वैलिड रीजन। मतलब मैं कोर्ट्स को शुड बी ऑर्डर टू स्पीड अप द मैटर्स, यानी कोर्ट को क्या करना चाहिए कि स्पीड अप करना चाहिए, जबकि उनका जो वो है लोड बहुत ज्यादा है, तो प्रॉब्लम तो उधर की उधर ही रहेगी। कैसे स्पीड अप करेंगे भाई? उनको ऑर्डर कर दिए जाएंगे तो स्पीड अप कर देंगे। जी अगर वो स्पीड अप हो गए तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी ना कि हम दूसरे ऑफिसर्स को कोई स्पेशल पावर्स ग्रांट करें। ऑर्डर कर देते हैं फिर भी स्पीड अप नहीं होते, फिर तो या तो फिर हम सिर्फ 2 ऑप्शन लें। क्या लें? जो सेकंड ऑप्शन है सिर्फ वही कंसीडर करें हम, लाइक द बीटा आंसर।
नहीं, यू वर सेइंग कि आपको चार्ली लग रहा है, राइट? जी मुझे चार्ली लग रहा है, लेकिन फिर आपने कहा कि अगर हम कोड्स को स्पीड अप कर देंगे तब तो उन पे लोड बढ़ जाएगा। तो अगर वो नहीं हो रहा, लाइक फर्स्ट ऑप्शन अगर नहीं सेलेक्ट कर सकते हम, तो हम सिर्फ सेकंड क्यों नहीं कर रहे? हाँ, मैं सेकंड क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि सेकंड के अंदर क्या हो रहा है, उनका बर्डन डिवाइड हो रहा है। तो बर्डन डिवाइड होने की वजह से वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, स्पीड अप हो जाएंगे। तो अब अगर उनका बर्डन डिवाइड हो गया है तो कोर्ट को तो फिर भी कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं बताई गई। तो कोर्ट तो यही कहेगा ठीक है मेरा बर्डन डिवाइड हो गया, अब तो जितने केसेस अगर कम हो गए हैं तो चलो ये भी आराम से देखेंगे। व्हाट डू यू से? समझ नहीं आया। मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि सेकंड के अंदर अगर आप उसको कंसिडर करते हो तो सेकंड क्या करेगा? सेकंड स्पीड अप कर देगा ना। क्यों स्पीड अप करेगा? क्योंकि उनका बर्डन डिवाइड हो जाएगा। बर्डन डिवाइड हो गया ना, तो बर्डन डिवाइड हो गया। कोर्ट को कोई इंटीमेशन गई कि भाई तुम्हें क्या करना चाहिए? ये तो बाहर से किसी ने आके उसका काम कर दिया, हाथ बटा के चला गया। ठीक है जी। तो मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि व्हेन बोथ ऑफ दीज कलेक्टिवली हैपन, जब दोनों एक साथ ही होंगे, कि कोर्ट को भी आप अलार्म करेंगे कि भाई अपने क्या कर रहे हो, किधर बैठे हुए हो, इतना टाइम क्यों लगाते हो। उनको भी अगर ऑर्डर्स दे दिए जाएं तो कोर्ट को भी पता होगा दैट देयर आर समथिंग जो कि हमारे से ऊपर बैठे हुए, दे आर लुकिंग इनटू अस। ठीक है, हमारे मैटर्स को देख रहे हैं। और फिर एट द सेम टाइम अगर उसके अंदर एक और भी एडेड बेनिफिट ये कर दिया जाए कि बहुत ज्यादा बर्डन होता है कोर्ट्स के ऊपर, तो उनको रिलीफ ये दिया जाए कि चलें हम आपके साथ ये कर लेते हैं कि आपका कुछ बर्डन हम बांट लेते हैं और बाकी जितने भी जो केसेस रिमेनिंग रह जाएंगे उसको आप मेहरबानी करके जो है स्पीड अप कर दीजिएगा। तो मैं सिर्फ ये कर रहा हूं कि कोर्ट्स को अगर ऑर्डर हो रहे हैं स्पीड अप मैटर्स करने के लिए, तो वो ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सिस्टम को ना रीऑर्गेनाइज करें, that more number of problems can be solved, so work in courts needs to be speeded up in that way. ओके सर, समझ गया, थैंक यू। एहसान क्या कहते हो? सर आई कम्प्लीटली अग्री विद यू, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन मतलब था कि इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि कोर्ट्स को हम ऑर्डर करें, लेकिन हम जो हमारा मुल्क है पाकिस्तान, तो वहाँ पे जो अदलिया वो आज़ाद है, लाइक उसको कोई ऑर्डर नहीं कर सकता कि आप लोग ये करो और ये आप वो करो। तो ये थोड़ी सी वो इलॉजिकल सी नहीं बात हो जाती? नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं, इतनी लॉजिकल सी बात हो रही कि अदलिया अगर आज़ाद है, और ये पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख रहे हैं तो बेसिकली वो जो कोर्स ऑफ एक्शन बता रहा है उसके अंदर मतलब मेरा नहीं ख्याल कि कोर्ट्स को ऑर्डर करने के अंदर कोई मसले मसाइल वाली बात है। मतलब देयर हैज टू बी सम फेडरल गवर्नमेंट, मतलब जो कि कोर्ट से थोड़ी सी ऊपर होगी, या कोर्ट्स के अंदर सुप्रीम कोर्ट्स होंगी। सुप्रीम कोर्ट फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट्स को मतलब इस तरह समहाउ उनको ऑर्डर किया जा सकता है, मतलब थ्रू सम प्रॉपर चैनल और मीडियम। इसमें तो कोई कबाहत वाली बात नहीं है, ये तो आपका ओपिनियन चल रहा है ना। मतलब ये यू आर अप्लाइंग पाकिस्तान इनटू इट, और फॉर एग्जांपल वो ग्लोबली बात कर रहा हो, ग्लोबली जो है वो कोर्ट्स को ऑर्डर किया जा सकता हो, देयर इज नो हार्म इन इट। सही। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि मोर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कैन बी रिजॉल्व्ड एट द लोअर लेवल इटसेल्फ। ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व होंगी लोअर लेवल अगर इटसेल्फ ही अपने मैटर को रिजॉल्व कर ले, ताकि स्पीडी जस्टिस मिल सके पीपल को, और एट द सेम टाइम सिस्टम जो मोर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं वो कैन बी रिजॉल्व, ताकि तब जब सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड होगा या रीऑर्गेनाइज होगा तो तभी क्या होंगे, स्पीड अप हो जाएंगे। तो व्हेन बोथ ऑफ दीज कंबाइन टुगेदर तो मेरे पास बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे इन टर्म्स ऑफ कोर्ट के मैटर्स के डिसीजंस के हिसाब से। तो राइट आंसर आई वुड से ईटा, ये both 1 and 2 are most appropriate. Question number 14. Many cases of cholera were reported from a nearby village. जी बहुत ज्यादा केसेस कॉलरा को क्या कहते हैं, हैजा कहते हैं, were reported from a nearby village. Nearby village से रिपोर्ट किए गए। जी पहला, the question should be raised in the legislative assembly. जी कानून साज असेंबली में इसका क्वेश्चन रेज होना चाहिए। जी 2, a team of doctors should be rushed to the village. जी वेरी गुड,
टीम ऑफ डॉक्टर्स ही रश करनी चाहिए भाई, बहुत ज्यादा केसेस अगर कॉलरा के रिपोर्ट हो रहे हैं नियर बाय वाले से, तो डॉक्टर्स भेजो भाई वहां पे जाके। तो appropriate action is to send a team of doctors as soon as possible, rather than you will do it like this way कि आप उसको legislative कानून साज असेंबली में उसका क्वेश्चन रेज करें। This will not give the solution to the problem. Problem was कि cholera is spreading. So if cholera is spreading, तो हमें क्या करना चाहिए? टीम ऑफ डॉक्टर्स को रश करके भेजना चाहिए। That's it. कोई मसला मसाइल किसी को? जी माइक म्यूट कर दें अपना। जी I think so we are even on this. Question number 15 says, people residing in some tribal areas are far from education. ऐसे लोग जो कि रिजाइड करते हैं कबायली इलाकों में, दे आर फार फ्रॉम एजुकेशन, वो तालीम से बहुत दूर हैं या तालीम से बड़ी दूरी बनाए हुए हैं। Courses of action. Schools for children and adults should be open there. Yes. तो if they are far from education, तो पहली चीज तो ज़हन में ये आती है कि there might be no schools और मदरसा और दर्सगाहें वहाँ पे नहीं हैं। So that's why they are far from education. तो पहली चीज क्या है, चिल्ड्रन के लिए और एडल्ट्स के लिए स्कूल वहाँ पे खुलने चाहिए। Social workers should be interested with the job of educating them. Social workers को ये काम उनके काम ये वाला जो काम है, उनको एजुकेट करने का काम जो है वो उनके सपोर्ट होना चाहिए, यानी ये जॉब जो है उनको दे देनी चाहिए। ओके, पहले वाला जो है वो बहुत अच्छी सेंस क्रिएट कर रहा है कि सबसे पहले तो वहां पे स्कूल खोल के दो ना, और फिर दूसरे केस में अगर देखें तो स्पेशल वर्कर्स शुड बी इंटरेस्टेड विद द जॉब ऑफ एजुकेटेड देम, सोशल वर्कर्स। तो मुझे ये बता दें कि सोशल वर्कर्स का जो काम है, क्यों हो गया, खत्म करें जी 5-10 मिनट। तो सोशल वर्कर्स का क्या काम होता है कि वो अवेयरनेस फैलाएं या फिर उनको एजुकेट करना शुरू कर दें? अगर एजुकेट ही करना है इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस तो ठीक है, गो फॉर इट। और अगर उनको पढ़ाना शुरू कर देना है तो सोशल वर्कर्स का काम नहीं होता वैसे टीचिंग करना ना, कि उनको एजुकेट करना। तो सेकंड वन आई कैन कंसिडर एज द टेम्परेरी रेमेडी, मतलब टेम्परेरी रेमेडी तो ठीक है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये नहीं है, ये शॉर्ट टर्म है। तो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे क्या बेहतर लग रहा है, दैट appropriate course of action needs to be one only. What do you say? If you are agreeing, so very good. मैं फिर अपना लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16. So we are agreeing on alpha option, इसका alpha राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाए, लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस रह जाएंगे आपने अपने एंड पे उसको खुद ही सॉल्व करना है और आपस में थोड़ी बहुत बहस और मुबाहिसा करना है कि मैंने ये सोचा, और फिर इन दी एंड जब आप एक नतीजे पर पहुंचेंगे तो फिर वो मेरे साथ डिस्कस करना है। The government has decided not to provide financial support to voluntary organizations from the next 5-year plan and has communicated that all such organizations should raise funds to meet their financial needs. जी, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि वो फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड नहीं करेगी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को अगले 5 सालों के लिए, और उन्होंने ये भी कम्युनिकेट कर दिया कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन रेज करें फंड्स ताकि वो अपनी फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल कर सकें। जी, पहला, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन शुड कोलैबोरेट विद फॉरेन एजेंसीज। अच्छा, और सेकंड वन इज दे शुड एक्सप्लोर अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा लग रहा है। दे शुड एक्सप्लोर अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, ये करना चाहिए। अब क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया है, वो डिसाइड ये किया है कि उनको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया जाएगा अगले 5 सालों के लिए, और उनको ये भी तंबीह की गई है, कम्युनिकेट किया गया है कि आप जो है अपने फंड्स खुद ही रेज करें ताकि आप अपनी फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल कर सकें। तो पहले के अंदर देखो, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन शुड कोलैबोरेट विद फॉरेन एजेंसीज। कोलैबोरेट का क्या मतलब होता है? कोलैबोरेट का मतलब होता है वर्क टुगेदर
with others to achieve a common goal. दूसरों के साथ मतलब पार्टनरशिप में कोलैबोरेट करके काम करना ताकि आप एक ही मकसद के लिए काम कर सकें. Even then, collaboration means funding. तो इतनी तो फंड्स हैं ही नहीं उनके पास. तो जब फंड्स ही नहीं हैं तो कोलैबोरेट का क्या करेंगे? कोलैबोरेट करने से क्या होगा? तो कोलैबोरेट करने से फॉरेन एजेंसीज के साथ ये सोल्यूशन नहीं निकलेगा. तो उनको दूसरा सोल्यूशन के ऊपर जाना पड़ेगा कि वो एक्सप्लोर करने चाहिए अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट. जी ऐसा सर ये मैंने पूछना था कि इसका टेस्ट हम सॉल्व कर लें आज या कल डिस्कशन हो गया फिर कल भी इसको डिस्कस करना चाहते हो? नहीं मैं नहीं करूंगा. ये आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आप लोग खुद ही देखें और खुद ही देखने के बाद आपको कोई चीज नहीं समझ आएगी तो बीच में से मेरे से पूछ लीजिएगा. बाकी ये आई लीव अप टू यू. ये मैंने जितने भी 16-17 सवाल जितने करवाने थे मैंने करवा दिए. कल मैं आऊंगा और कल मैंने आके कॉज एंड इफेक्ट शुरू करना है. इसका टेस्ट सॉल्व करना है. टेस्ट मतलब इसका मतलब टेस्ट डिस्कस करना ना कल? नहीं कल टेस्ट नहीं डिस्कस करना. कल कॉज एंड इफेक्ट पढ़ाऊंगा. कॉज एंड इफेक्ट पढ़ाने के बाद क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ाऊंगा और आप मीनवाइल आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप टेस्ट अपने एलएमएस के ऊपर करते रहें. तो जब तीनों टॉपिक्स में कवर करवा लूंगा उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन मैं फिर कॉज एंड इफेक्ट की, कोर्सेज ऑफ एक्शन की, क्रिटिकल थिंकिंग की एक साथ ही डिस्कशन करवाऊंगा. सही होगा. ठीक है. ओके सर. ओके तो ये 16 का राइट आंसर इज बीटा अल्फा नहीं हो सकता. वन कोर्स ऑफ एक्शन अप्रोप्रिएट नहीं है. कोलैबोरेशन करने से उनका मसले परेशानी हल नहीं होगी. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. I'll see you tomorrow. Till then, take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz.